वेलकम टू क्लास फिफ्थ ऑफ सकीना पब्लिक स्कूल। ये साइंस का 5वां लेक्चर है। 4 इससे पहले लेक्चर आप सुन चुके हैं। आज के लेक्चर में हम क्रॉप की बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में। तो 2 तरह की क्रॉप्स का जिक्र हुआ था सीज़न के हिसाब से, समर में खरीफ और विंटर में रबी क्रॉप्स के लिए ज़रूरी है कि हमको हेल्दी क्रॉप्स हासिल हों। हेल्दी क्रॉप्स हासिल होंगी तो ज़्यादा पैदावार होगी, यील्ड ज़्यादा होगी और उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी अच्छी होगी और ज़्यादा होगी। ऐसा हो हेल्दी क्रॉप हमको मिले, इसके लिए हमको कई बातों का ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहले तो हमको ख्याल रखना पड़ता है जो सॉइल है उसकी क्या काइंड है, काइंड जो हमारी पर्टिकुलर क्रॉप को जिसकी ज़रूरत है। जैसे राइस की यील्ड पाने के लिए ज़रूरी है कि सॉइल जो है वो क्लेई हो और वेट हो, तो उसमें इसकी यील्ड अच्छी होगी। जबकि अगर मूंगफलियाँ उगाना है, ग्राउंडनट उगाना है, तो उसके लिए सैंडी और पोरस सॉइल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये डिसाइड करना कि सॉइल कैसी चाहिए एक पर्टिकुलर क्रॉप को बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा है कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से सॉइल की फर्टिलिटी, उसकी उपज, जो उसमें ताकत है वो कम होती चली जाती है उपज की। तो उस ताकत को बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र या बहुत ज़्यादा मैन्योर का इस्तेमाल भी नुकसान पहुंचाता है, इसलिए उसको भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी उसकी जो है एडिक्वेट क्वांटिटी का इस्तेमाल करना चाहिए। इरिगेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि एक बार पानी लगा दिया तो आप पूरी फसल जो है उसमें उग जाएगी, बल्कि उसके लिए कई स्टेप्स में पानी देना पड़ता है, कई स्टेप्स में इरिगेशन करना पड़ता है। जैसे राइस के लिए तो यह है कि उसके फील्ड में पानी भरा ही रहे, बहुत ज़्यादा पानी लगता है, जबकि गेहूं उगाने के लिए इतने पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने देखा होगा गेहूं के खेत में इतना ज़्यादा पानी नहीं लगाया जाता। उसके बाद सीड्स के बारे में, ये ज़रूरी होता है कि उनको देख लिया जाए कि वो सब के सब मैच्योर हैं, हेल्दी सीड्स हैं, उनमें किसी तरह का कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं लगा हुआ है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बाद में पता चलेगा कि बीज तो हमने बहुत सारे डाले थे फील्ड में, लेकिन पौधे बहुत ज़रा से कम हो गए। तो सीड्स को अच्छी तरह से चेक कर लें, उनकी क्वालिटी। इसके अलावा बीज बोने में इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि सीड्स जो हम सो कर रहे हैं उनके बीच में गैप जो है वो प्रॉपर गैप इतना हो कि रूट्स को बराबर वाले पौधे की जड़ों से, बराबर वाले पौधे की रूट्स से झगड़ा ना करना पड़े न्यूट्रिशन हासिल करने के लिए या वाटर मॉलिक्यूल हासिल करने के लिए। तो थोड़ा दूरी रख के, और ये भी ना हो कि सीड को हम बहुत गहराई में दबा दें, बोते वक्त इतना गहरा कर दें कि वहाँ से फिर वो किसी भी हालत में उसका प्लांट जो है, बेबी प्लांट जो है, बाहर आ ही ना सके। तो इस बात का ख्याल करना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे इंसेक्ट्स और रोडेंट्स, पेस्ट, ये फसल को ख़राब करते हैं। तो उनके लिए दवाएं आती हैं बाज़ार में, इंसेक्टिसाइड। इंसेक्ट से तो आपको समझ में आ रहा होगा इंसेक्ट के बारे में, और जो लफ्ज़ लगा रहा था उसके साथ एक छोटा सा CIDE, साइड, किलिंग का मतलब है मारने वाला, यानी
इंसेक्ट्स को ख़त्म करने वाला केमिकल। और पेस्ट में बहुत चीज़ें हैं, जैसे जैसे चूहे हैं, जैसे गिलहरियाँ हैं, तो इनके लिए पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये भी हमारी फसल से दूर रहें और नुकसान ना पहुँचाएं। इसके बाद इनका भी इस्तेमाल बहुत केयरफुली करना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड और बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल फसल को ख़राब कर देता है। इसके अलावा एक चीज़ होती है जो पौधों के बीच में उगाती है, वीड्स कहलाती हैं, अनवांटेड प्लांट्स बहुत सारे उगाते हैं, तो उनको वक्तन फ़वक्तन फील्ड में जाकर देखना चाहिए और उनको अलग करना चाहिए। ये प्रोसेस वीडिंग कहलाता है। तो वीडिंग ज़रूर करनी चाहिए, नहीं तो जो न्यूट्रिशन सॉइल में मौजूद है, जो हमारी क्रॉप प्लांट्स को मिलने वाला है, बट जाएगा। तो बेकार की वीड्स जो हैं उसको और ज़्यादा मतलब ख़त्म करेंगी, तेज़ी से ख़त्म करेंगी। तो वीडिंग बहुत ज़रूरी है। एक नाम आपकी बुक में आएगा, MS स्वामीनाथन। इनको फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था 1967 में। इन्होंने गेहूँ, वीट की एक ऐसी किस्म पैदा की थी, बनाई थी, जिसके पौधे पर बहुत ज़्यादा गेहूँ की बालियाँ आती हैं और एक ही पौधे से बहुत कई गुना ज़्यादा पहले के मुकाबले में गेहूँ लिया जा सकता था। तो इसके लिए इनको ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कहा जाता है, MS स्वामीनाथन। और इन्होंने 1967 में पद्मश्री अवार्ड हासिल किया था। ये तो बातें हुई हेल्दी क्रॉप की, कैसे हेल्दी क्रॉप हमको तैयार करना है। एक बार हमारी क्रॉप तैयार हो गई तो अब इसको फील्ड से काटना है, हार्वेस्ट करना है, और इस हार्वेस्ट की हुई क्रॉप को एक ऐसी जगह, माकूल जगह पर, बहुत ही सेफ जगह पर रखना है जहाँ ये मौसम की खराबियों से बच जाए और दूसरे एनिमल्स से जो इस पर लग जाते हैं उनसे बच जाए। तो प्रोटेक्शन और स्टोरेज दो बातें हैं। प्रोटेक्शन में सबसे ज़्यादा नुकसान जो पहुंचाती हैं वो बर्ड्स, इंसेक्ट्स और पेस्ट। तो इनसे प्रोटेक्ट नहीं करेंगे अगर क्रॉप को तो बहुत ज़्यादा बर्बादी होगी। बर्ड्स तो सोइंग के वक्त से शुरू हो जाती हैं बीजों को खाना। तो इसके अलावा अगर पौधा निकल आया, उसमें फलियां आने लगी, तो भी बर्ड्स उस पर लगी रहती हैं। इसी तरह इंसेक्ट्स भी तरह तरह से प्लांट को खाते हैं, उसकी पत्तियां खाते हैं, उसकी जड़ों को खाते हैं, उसमें आने वाले फ्लावर्स को खाते हैं, उसमें आने वाले फलों को खाते हैं, सीड्स को खाते हैं। तो ये इसके अलावा खेतों में चूहे और गिलहरियाँ घुस जाती हैं, ये भी बुरी तरह से बर्बादी करती हैं। तो इनसे बचाएंगे, प्रोटेक्शन है। इसके अलावा ख़राब मौसम में आदमी क्या कर सकता है, लेकिन ख़राब मौसम भी हमारी फसलों को बर्बाद करता है। मान लीजिए बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो गई, रेन, तो हमारी फसल ख़राब हो जाएगी। आप सुनते रहते होंगे न्यूज़ में या अखबारों में कि बहुत ज़्यादा बारिश होने से बहुत फसल का बड़ा नुकसान हो गया। इसी तरह से अगर बारिश ना हो, ज़रूरत से ज़्यादा कमी पड़ जाए पानी की, ड्रॉट जिसको कहते हैं, वो भी एक बैड वेदर है और उससे भी फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा पौधों में जो क्रॉप के प्लांट्स हैं उनमें बहुत सारी डिजीज़ लग जाती हैं। उन डिजीज़ जो हैं वो रूट्स की भी हो सकती हैं, डिजीज़ जो हैं वो स्टेम की भी हो सकती हैं और लीव्स की भी हो सकती हैं। तो ये भी, इनसे भी प्रोटेक्ट करना है। और एनिमल जो चरने वाले एनिमल हैं, ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, वो खेतों में घुस आते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। आप सुनते रहते होंगे गाय घुस जाती हैं और बकरियां घुस जाती हैं और दूसरे बड़े जानवर भी जहाँ जहाँ अवेलेबल है, जंगल के करीब खेत हैं वहाँ हाथी भी हमला कर देते हैं फसल पर।
और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं फसल को। तो खेतों के चारों तरफ अगर एक फेंसिंग लगा दी जाए तो ग्रेजिंग एनिमल फिर उसमें नहीं घुसते। इस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट करने और उसके बाद हार्वेस्टिंग के बाद स्टोर करने के लिए उनको एयर टाइट कंटेनर्स में रखना चाहिए ताकि नमी वगैरह से उसको नुकसान ना पहुंचे। तो उसके लिए ग्रेनरीज होती हैं जहां पर ये अनाज रखे जाते हैं। तो ग्रेनरीज में अनाज को रखना चाहिए। इसके बाद आपके पेज नंबर 15 पर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, तो वो आप करिएगा अपनी क्लास कॉपी पर। पहला क्वेश्चन है नेम 2 रबी क्रॉप्स। दूसरा क्वेश्चन है नेम 2 खरीफ क्रॉप्स। जब आप पढ़ रहे हैं अब तक तो आपको पता होगा कि रबी की क्रॉप्स में कौन कौन सी क्रॉप्स का नाम दे सकते हैं, खरीफ में कौन कौन सी देते हैं। एंड नेम 2 ग्रेजिंग एनिमल्स, और 2 ऐसे जानवरों का नाम आपको लिखना है जो, तो आप पूरा जुमला लिखिएगा। दी काउज एंड गोट्स आर दी ग्रेजिंग एनिमल्स। अच्छा, और अगर आपको समझ में आता हो कि दूसरे और भी ग्रेजिंग एनिमल्स हैं तो उनको लिखिएगा। उसके बाद इसके बाद जो असेसमेंट का सेक्शन शुरू हो रहा है तो उसके लिए मैं क्वेश्चन आंसर लिखूंगा और आपको फिर वो आपके ग्रुप में वो पहुंचेगा। उसको कॉपी कीजिएगा और याद भी कीजिएगा। ये तकरीबन चैप्टर का एंड है।